कदर करना सीखो, कोई बार बार वापस नहीं आता जिंदगी में। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए क्लास 6 to 8 मध्य विद्यालय 6 to 8 के लिए बीपीएससी टीआर 4.0 के लिए आप लोग के सामने प्लेटफॉर्म बुक का सेट नंबर 6 लेके आऊँ। इससे पहले आप लोग को मैं रिकॉल करवाना चाहता हूँ, आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पूरे के पूरे मैं 5 सेट के मैं सिर्फ क्वेश्चन को मैं बताया हूँ और हिंदी इंग्लिश को मैं स्किप कर देता हूँ। ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता दी हूँ इसके बारे में क्या क्या आता है, सारी चीज़ को मैं बता दिया हूँ। तो चलते हैं, आज के क्लास को स्टार्ट करता हूँ मैं डायरेक्टली सामान्य अध्ययन से। तो फ्रेंड्स देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, मैं सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूँगा। अगर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन करते हैं, सबसे पहले 40 क्वेश्चन जो आप लोग का सामान्य अध्ययन का, जिसमें कि आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ 8 क्वेश्चन आप लोग का मैथ्स का क्वेश्चन, 8 साइंस का क्वेश्चन, 8 करंट अफेयर प्लस बिहार क्वेश्चन, 8 मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन और आप लोग का 8 जो क्वेश्चन होता है वो आप लोग का हिस्ट्री ज्योग्राफी के टाइप में क्वेश्चन पूछे, सारे फिक्स क्वेश्चन होते हैं। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ही नो, और बहुत सारे क्वेश्चन को मैं ट्रिक भी बताऊंगा जो आप लोगों के लिए हमेशा के लिए याद रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज नो, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों से मिलती है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा पश्चिम बंगाल, तो अल्टीमेटली आप लोग मैप देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा। तो पश्चिम बंगाल की सीमा कुल 3 देशों को टच करता है और उसके लिए आप लोग याद कर लिए, सबसे पहले BNB याद कर लिए, यानी BNB फर्स्ट बांग्लादेश को टच करता है, N फॉर नेपाल, B फॉर भूटान, यानी ये 3 देश को टच करता है, या फिर BBN भी याद कर सकते हैं। क्लियर है? बांग्लादेश, नेपाल और भूटान को टच करता है। आई थिंक देखा है तो राइट आंसर होगा 3 होगा, यानी बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों को टच करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। चलिए बात ही करना चाहते हैं पश्चिम बंगाल। तो फ्रेंड्स याद रखिए, पश्चिम बंगाल भारत के 5 राज्यों को स्पर्श करता है, जिसमें पहला होता है उड़ीसा, सेकंड होता है झारखंड, थर्ड में होता है बिहार, फोर्थ में होता है सिक्किम और फाइव में होता है असम। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए इसके साथ साथ याद रखिए, पश्चिम बंगाल की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लगता है वो बांग्लादेश के साथ लगता है। किसके साथ लगता है? बांग्लादेश का सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है। इस चीज़ को याद रखिए। और सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा की बात करना चाहते हैं तो झारखंड के साथ बनाती है। क्लियर है? और बांग्लादेश की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ लगती है और अंतर्राज्यीय की बात करना चाहते हैं तो सिक्किम के साथ लगती है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अलमाटी बांध किस नदी पे स्थित है? तो फ्रेंड्स याद रखिए, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे स्थित है। कहाँ पे? ये कृष्णा नदी पे। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। बातें करना चाहते हैं अलमाटी बांध कहाँ पे? तो अल्टीमेटली फ्रेंड अलमाटी बांध कहाँ पे? तो कर्नाटक में। कहाँ पे? ये कर्नाटक में। याद रखिए, कहाँ से कर्नाटक, कहाँ से कृष्णा नदी में। क्लियर है? इसका निर्माण कब हुआ था? तो ये भी याद रखिए 2005 में निर्माण हो गया था। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, अलमाटी बांध का नाम लाल बहादुर शास्त्री बांध भी है, इससे लाल बहादुर शास्त्री बांध भी कहते हैं। क्लियर है? आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो देखिए फलों के उत्पादन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेरीकल्चर, तो अल्टीमेटली आप लोग पढ़े होंगे रेशम कीट के पालन को क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। फ्लोरिकल्चर, तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स फ्लोरिकल्चर किसे कहता है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि सबसे इजी है। तो फूलों के उत्पादन को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। बात करना चाहते हैं पोमीकल्चर, तो याद रखिए पोमीकल्चर फलों के उत्पादन को क्या बोलते हैं? पोमीकल्चर। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? वही मछली के पालन को पीसीकल्चर, अंगूर के उत्पादन को विटीकल्चर, मधुमक्खी के पालन को एपीकल्चर कहते हैं, सब्जियों के उत्पादन को ओलेरीकल्चर कहते हैं। भारत में लौह अयस्क का उपस्थिति वाला एक प्रमुख क्षेत्र नोवा मुंडी किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स आप लोग झारखंड से अगर बिलोंग्स करते हैं तो काफ़ी अच्छे से जानते होंगे। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, भारत में लौह अयस्क की उपस्थिति वाला एक प्रमुख क्षेत्र नोवा मुंडी, ये आप लोग का झारखंड से बिलोंग्स करते हैं, यानी कि झारखंड राज्य में। कहाँ पे? ये झारखंड राज्य में है। क्लियर है? याद रखें झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिला में। कहाँ पे? झारखंड के पश्चिम सिंहभूम में ये जिला में है। क्लियर है? और किस चीज़ के लिए फेमस है? तो लौह अयस्क के लिए फेमस है। क्लियर है? चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो, तो चलिए फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए झारखंड का अभी वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ संतोष गंगवार है। कौन है ये? संतोष गंगवार है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए खान की बात कर रहे हैं, तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ भारतीय खान ब्यूरो का जो मुख्यालय है वह नागपुर में। कहाँ पे? नागपुर में, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग किया तो ऑप्शन नंबर ई को क्लिक करना पड़ेगा। इसका राइट आंसर होगा नागपुर। क्या होगा? ये नागपुर में होगा। क्लियर है? चलिए वही फ्रेंड्स बात कर रहे हैं केंद्रीय खनन की बात, यानी केंद्रीय खनन और ईंधन की बात करना चाहते हैं तो वह धनबाद होता है। खनन की बात करना चाहते हैं तो वो धनबाद होता है। क्लियर है? चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन ही ना, तो चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोगों के सामने लिख रहा।
जनगणना 2011 के अनुसार जनजातीय जनसंख्या में सबसे अधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो यहाँ पे देखिए 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बोल रहा, तो यहाँ बोल रहा किस जनजाति की है। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा भारत में सबसे अधिक कौन सी जनजाति है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो भील जनजाति, याद रखिए भील। उसके बाद बात करना चाहते हैं तो गोंड होते हैं, उसके बाद क्या आता है गोंड होते हैं। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जनगणना 2011 के अनुसार भारत के अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का 38% यानी कि 38% आप लोग का भील जनजाति है। क्लियर है? इसके साथ साथ याद रखिए दूसरी सबसे अधिक कौन है? गोंड है। गोंड की जो है टोटल 21.1% है। बात ही करना चाहते हैं भील जनजाति वाले लोग सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं, तो याद रखिए भील जनजाति वाले लोग सबसे ज़्यादा जो रहते हैं राजस्थान में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? राजस्थान में। वही गोंड वाले लोग कहाँ रहते हैं, तो मध्य प्रदेश में। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या रख ले रहा है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अगर आप लोगों के सामने लिख रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कामराजार बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स याद है कि कामराजार बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे, तमिलनाडु में स्थित है। क्लियर है? इसका पूरा नाम क्या था? तो एन्नोर बंदरगाह था। क्या था? एन्नोर बंदरगाह था। क्लियर है? चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, धारवाड़ चट्टानों की उपस्थिति बिहार राज्य के किस ओर है? तो फ्रेंड्स आप लोग देखिए धारवाड़, तो धारवाड़ में धार, लोहा में धार होता है, तो धारवाड़ चट्टान लोहा इसके लिए फेमस होता है। तो ये बिहार के पूरब दक्षिण पूरब भाग में होता है, बिहार के दक्षिण पूरब में। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? और याद रखिएगा बिहार के धारवाड़ चट्टानों की उपस्थिति मैक्सिमम जो होता है दक्षिण पूरब में होता है, यानी कि मुंगेर जिला में आते हैं। कहाँ पे आती है? मुंगेर जिला के खड़गपुर पहाड़ी में आते हैं। क्लियर है? जो कि नवादा, राजगीर, गया आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्लियर है? चलिए और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए बिहार में विंध्यन चट्टानों की उपस्थिति रोहतास एवं कैमूर में होते हैं। क्लियर है? और वही टसरी की बात करना चाहते हैं तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में होते हैं, जो कि यानी कि पश्चिम चंपारण जिला में आते हैं। क्लियर है? और वही क्वार्टरी चट्टान की बात करना चाहते हैं तो गंगा एवं उसकी सहायक नदी के मैदानी भाग में क्वार्टरी चट्टान होते हैं। इन मैक्सिमम क्वार्टरी चट्टान होते हैं, आप लोग को पढ़े हुए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। भारत में नियुक्त किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था? यहाँ पे अगर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो यहाँ लिख रहा है ब्लू वाटर पॉलिसी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इसको लागू जो किया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने लागू किया था। क्लियर है? तो ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू किसने किया था? डी अल्मीडा ने किया था। क्लियर है? अब देखिए इसका टेन्यूर कब था, तो अल्टीमेटली मैं आप लोगों को बताया था 1505 से लेके 1509 तक इसका टेन्यूर था। आई होप आप लोग पढ़े होंगे। क्लियर है? चलिए और फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा फ्रांसीसी डी अल्मीडा के बाद भारत में नियुक्त पुर्तगाल गवर्नर कौन थे? डी अल्बुकर्क थे। क्लियर है? और अल्बुकर्क ने 1510 में, देखिए अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के शासक से गोवा को जीत लिया था। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। वाड़ीवास का युद्ध हुआ था, तो फ्रेंड्स याद रखिए सबसे पहले वाड़ीवास का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ वाड़ीवास का जो युद्ध हुआ था ब्रिटेन और फ्रेंच के बीच में हुआ था। यानी कि देखिए ब्रिटेन और फ्रेंच के बीच में था, यानी BF याद कर लिया, यानी ब्रिटेन और फ्रेंच के बीच में हुआ था। इसमें जीता कौन था? ब्रिटेन जीता था। और ये कब हुआ था? तो 1760 में हुआ था। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। क्लियर? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। अगेन आई रिपीट, वाड़ीवास के युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। और वाड़ीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में लड़ा गया था। क्लियर है? और वाड़ीवास का युद्ध तृतीय कर्नाटक युद्ध का ही एक भाग था। आई होप आप लोग पढ़े हुए होंगे। क्लियर है? तो अगर इसका राइट आंसर देखना चाहते हैं तो ब्रिटिश ने किसको हराया था? फ्रेंच को। तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर देंगे। भारतीय व्यापार में प्रवेश करने के क्रम में आधार पर प्रमुख यूरोपीय शक्तियों का सही क्रम स्थापित करें। देखिए व्यापार के बारे में बात करना चाहते हैं, सबसे पहले इसका एक ट्रिक होता है। तो इसके लिए ट्रिक होता है, आप लोग साथ पढ़े होंगे, पुत्र आला डैट फंसा। देखिए आप लोग याद कर ले, पुत्र आला, देखिए आप लोगों को साथ पता होगा पुत्र आला डैट फंसा। इस चीज़ को ट्रिक को याद करके कभी नहीं फंसेगा। पुत्र आला डैट फंसा। आई थिंक देखिए सबसे पहले बातें करना चाहते हैं पू से। तो फ्रेंड्स सबसे पहले पुर्तगाली लोग आए थे भारत। क्लियर है? फिर आ से कौन आए थे? अंग्रेज लोग आए थे। क्लियर है? फिर डा से देखिए डच लोग आए थे। क्लियर है? फिर फा से फ्रेंसिस लोग आए थे। असा से कौन आए थे? स्वीडिश लोग आए थे। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? आई होप पढ़े होंगे आप लोग। तो आप लोग बताइए सबसे पहले पुर्तगाली लोग कब आए थे? तो अल्टीमेटली आप लोग को पता होगा पुर्तगाली लोग का जो भारत आगमन होता है 1498 में हुआ था। क्लियर है? देन नेक्स्ट आप लोग का आया था पुत्र अड़ा, आ से अंग्रेज लोग आए थे। तो अंग्रेज लोग कब आए थे? तो 16 में आए थे। कब आए थे? 1600 में। और फिर डैड यानी कि डच लोग आए थे 1602 में। वही फ्रेंचिस की बात करना चाहते हैं तो फ्रेंच वाले लोग जो आए थे फ्रेंड्स आप लोग पढ़े भी होंगे, तो आप लोग अच्छे से पता होगा 1668 के समय आए थे। क्लियर है? तो इस टाइप से आप लोग को याद करना पड़ेगा। क्लियर है? तो इसके रिगार्डिंग अगर आप लोग देखिएगा तो ऑप्शन कुछ वैसा नहीं शो कर रहा, तो यहाँ पे देखिएगा इनमें से कोई नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा।
चलिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल शिक्षा का वर्धा योजना कब की गई? तो फ्रेंड्स बातें करना चाहते हैं वर्धा योजना के बारे में। देखिए यहाँ पे वर्धा योजना के रिगार्डिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वर्धा योजना। तो याद रखिए मूल शिक्षा का वर्धा योजना जो लागू हुआ था वो 1937 में हुआ था। कब हुआ था? 1937 में हुआ था। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार समाचार पत्रों पर प्रतिबंध या नियंत्रण कब लागू किया गया था? तो देखिए आप लोग को मैं रिकॉल करना चाहता हूँ, भारत में पहली बार समाचार पत्रों पर प्रतिबंध एवं नियंत्रण जो हुआ था 1779 में हुआ था। 99 में हुआ था क्या? 1779 में हुआ था, लेकिन 1799 में से लागू किया था। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। क्लियर है? निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा है आप लोगों का शुद्धि आंदोलन। तो अल्टीमेटली आप लोगों को पता है शुद्धि आंदोलन का जो समर्थक किया था आर्य समाज ने किया था। किसने किया था? आर्य समाज ने। तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक करेंगे। बातें करना चाहते हैं आर्य समाज। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। चलिए और फ्रेंड्स आता है भारतीय शुद्धि सभा की स्थापना कब हुआ था? तो 11 फरवरी 1923 को हुआ था। चलिए बात करना चाहते ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। निम्नलिखित में से किसने 1920 में नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया? तो देखिए सबसे पहले 1920 के नागपुर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ था। क्लियर है? तो यहाँ पे लिख रहा है असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। चलिए मैं रिकॉल करवाना चाहता हूँ। सबसे पहले याद रखिएगा 1920 में नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रसिद्ध कांग्रेस नेता C.R. दास ने प्रस्तावित किया था। यानी C.R. दास, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि जो नागपुर अधिवेशन हुआ था उसमें किसने किया था? C.R. दास, जिसे बोलते हैं चित्तरंजन दास ने प्रस्तावित किया था। क्लियर है? देखिए दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। यानी कि दिसंबर 1920 में मिला था। आई होप आप लोग पढ़े होंगे। वही बात करना चाहते थे कि 26 दिसंबर 1920 को नागपुर में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन आरंभ हुआ, जो कि 31 दिसंबर 1920 तक चला। इस अधिवेशन का अध्यक्षता की बात करना चाहते हैं तो इसका अध्यक्षता जो चलाया था विजय राघवाचार्य ने किया था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, किसने किया था? देखिए विजय राघवाचार्य, ये चीज़ याद रखें, विजय राघवाचार्य ने किया था। क्लियर है? इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। और सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और इस अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? लाला लाजपत राय ने। अगेन आई रिपीट, देखिए हेलो देखिए सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ सितंबर 1920 में एक विशेष अधिवेशन का हुआ था जो कि कलकत्ता में हुआ था। क्लियर है? तो इसकी जो अध्यक्षता किया था लाला लाजपत राय ने किया था। आई होप क्लियर हुआ होगा। क्लियर है? वही फ्रेंड्स अगर बात करना चाहते हैं जो 26 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर 1920 तक चला था उसका अध्यक्षता किया था विजय राघवाचार्य। ये भी आप लोगों का कलकत्ता में हुआ था। क्लियर है? इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। और नागपुर में किसने किया था? तो C.R. दास ने। ये तीनों अलग अलग थे। बात ही करना चाहते हैं मदन मोहन मालवीय। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलेंगे मदन मोहन मालवीय ने कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो आई थिंक हमें लगता है 1907 या 8 वाला आप लोग देखिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वही बातें करना चाहते एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष किया था 1917 में। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोपला आंदोलन निम्नलिखित में से किस आंदोलन की एक शाखा थी? तो फ्रेंड्स याद रखिए मोपला आंदोलन जो था ना सबसे पहले 1921 में हुआ था। तो 1921 के समय क्या हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन। तो यहाँ पर लिख सकते हैं खिलाफत आंदोलन के थे। क्लियर है? क्योंकि स्वदेशी आंदोलन 1900 कब हुआ था? 7 में हुआ था। 1857 के से कोई मतलब ही नहीं है। तो राइट आंसर कीजिए। तो आप लोग का राइट आंसर होगा खिलाफत आंदोलन। क्लियर है? चलिए रिकॉल करवा देना चाहते हैं। सबसे पहले मोपला, तो याद रखिए मोपला आंदोलन सबसे पहले कहाँ हुआ था? केरल में। तो याद रखिए केरल के मोपला किसानों ने स्थानीय जमींदारों के विरुद्ध हिंसक आंदोलन चलाया था जिसे मोपला विद्रोह कहते हैं। अब मोपला किसान मुस्लिम समुदाय से थे। किससे थे? ये मुस्लिम किसान से थे। और ये कब स्टार्ट हुआ था? तो 1921 में स्टार्ट हुआ था। क्लियर है? चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन एक अस्थायी उदारवादी दल का था? तो यहाँ पे देखिए साइमन कमीशन का बोला ना एक अस्थायी उदारवादी दल का था। तो फ्रेंड्स चलिए इसके बारे में पूरे के पूरे बताना चाहता हूँ। सबसे पहले याद है साइमन कमीशन का अध्यक्ष जॉन साइमन उदारवादी दल के सदस्य थे। यानी कि जो अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन, यही उदारवादी दल के कौन थे? ये तो सदस्य थे। क्लियर है? बातें करना चाहते हैं साइमन कमीशन के रिगार्डिंग। तो फ्रेंड्स याद रखिए साइमन कमीशन का गठन इंग्लैंड में वर्ष 8 नवंबर, हाँ याद रखिए क्वेश्चन आता है तो 8 नवंबर 1927 को किया गया था। ये क्वेश्चन पिछला साल पूछा गया था। क्लियर? याद रखिए 8 नवंबर 1927 को किया था। 6 to 8 में पूछा गया था।
और साइमन कमीशन जो भारत आया था दिसंबर 1928 में आया था, दिसंबर 1928 में आया था। क्लियर है, याद रखिएगा। साइमन कमीशन में कुल 7 लोग शामिल थे। कितना लोग शामिल थे? 7 लोग शामिल थे। सातों लोग जो थे वो अंग्रेज थे, इसलिए भारतीय ने इसका कड़ा विरोध किया था। क्लियर है। अब देखिए, इस आयोग का गठन भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों के प्रभाव को जांच करने की समीक्षा के लिए किया गया था। क्लियर है। अब देखिए, इसमें कुल सदस्य कितने थे? 7 थे। सातों क्या थे? ब्रिटिश सदस्य थे। क्लियर है। अब देखिए, साइमन आयोग के 7 सदस्यों में सिर्फ एक सदस्य उदारवादी यानी लिबरल पार्टी के थे। और कौन थे? तो जॉन साइमन थे, जो कि अध्यक्ष थे। इसके साथ साथ इसमें देखिए, जॉन साइमन के साथ साथ क्लेमेंट एटली थे, लॉसन थे, कैगोडॉन थे, हायरट्रॉन थे, फॉक्स थे और डावार्ट थे। तो इस चीज के बारे में याद नहीं करना कौन कौन थे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? काफी फेमस क्वेश्चन है ये। तो लाला लाजपत राय, देखिए लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। और फ्रेंड्स याद रखिए, इसका जन्म कब हुआ था? तो याद रखिए, काफी फेमस क्वेश्चन है ये। तो 28 जनवरी को हुआ था। 28 जनवरी 1865 को पंजाब में जन्म हुआ था। क्लियर है। अब इसके साथ साथ फ्रेंड इसका देखिए, लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के 3 प्रमुख नेताओं लाल बाल पाल में से एक थे। क्लियर है। और इसके साथ साथ याद रखिएगा, सन 1928 में आई थिंक था 17 नवंबर, तो 17 नवंबर 1928 को डेट में लिख देता हूँ, देखिए इंपॉर्टेंट है ये। देखिए लिख देता हूँ, 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। क्यों हुआ था? तो साइमन आयोग के विरोध में प्रदर्शन यानी लाठी चार्ज के दौरान इसका मौत हो गया था। क्लियर है। चलिए, और इनका एक नारा था, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका नारा क्या था। साइमन कमीशन बाहर जाओ, साइमन कमीशन बाहर जाओ, यानी साइमन कमीशन गो बैक का नारा था। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या लिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? तो देखिए, संघ की कार्यपालिका की बात करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स याद रखिए, संघ की कार्यपालिका जो होती है वह भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल नंबर 53 में आता है। किस में आता है? आर्टिकल नंबर 53 में आता है। इस चीज को याद रखिए। क्लियर है। वही फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 52 में ये बोला गया है कि भारत के एक राष्ट्रपति होगा, भारत के एक राष्ट्रपति होगा, जो कि वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू। वही आर्टिकल 74 ये बोलता है कि ये कहा गया कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का गठन होगा, यानी कि राष्ट्रपति की सहायता और उसको सलाह देने के लिए क्या होगा? एक मंत्री परिषद होगा, जिसका प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करके इसको सलाह के अनुसार कार्य करेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित सभी तथ्यों का पहचान करें। देखते हैं क्या लिख रहा है ये। इसमें मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर फोकस किया गया था। बिल्कुल पहला आप लोग का 110% ये सही है। इसके दौरान भाखड़ा नंगल बांध का आवंटन किया गया था। तो भाखड़ा नंगल बांध का भी 1948 में किया गया था, जो कि सही है। तो आप लोग का ये भी आप लोग का बिल्कुल से बिल्कुल सही है। या हैरिट डोमन मॉडल पर आधारित था। बिल्कुल फ्रेंड ये भी सही है। तो देखा था तीनों सही है। इस योजना काल में प्राप्त विकास दर लक्षित वृद्धि दर से अधिक रहा था। तो अगर देखा तो ये भी सही है, क्योंकि 2.1 से लक्षित रखा गया था, लेकिन हुआ कितना था? 3.6 हुआ था। तो देखा जाए तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में 1 से अधिक, यानी कि सारे सही है। ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का अगर टेन्यूर की बात करना चाहते हैं तो 1951 से लेकर 1956 था। क्लियर है। और टोटल अंतिम जो पंचवर्षीय योजना का टेन्यूर था 2012 से लेकर 2017 था, यानी कि 31 मार्च 2017 तक लास्ट था। क्लियर है। चलिए अब आ चुके हैं मैथ्स का क्वेश्चन। देखिए मैथ्स को भी मैं काफ़ी अच्छे से बताऊंगा। 16 पुरुष किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 20 महिलाएं और 4 पुरुष उसी कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं। तो उस कार्य को 10 महिलाएं मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? कुछ नहीं करना। देखिए 16 है ये मेल यानी पुरुष किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करा। क्लियर है। अब उसी कार्य को 20 महिला, देखिए 20 लीजिए महिला यानी वुमेन, और क्या लिख रहा था? 4 मेन, ये मेन किसी कार्य को कितना दिन में करा? 16 दिन में। तो हम लोग यहाँ लिख दिए 16 दिन में करा। क्लियर है। आप लोग कैंसिलेशन के देखिए, ये 16 कैंसिल हो गया, तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा तो क्या बचा? 8 है। तो 8 एम का वैल्यू जो बच रहा है आप लोग के सामने टोटल 20 डब्ल्यू बच रहा प्लस 4 एम बच रहा। आई होप क्लियर होगा। तो यहाँ पे एम को एम से निकालेंगे, तो 8 एम में से 4 एम जाएगा तो कितना बचा? 4 एम। तो 4 एम का वैल्यू क्या बचेगा? 20 डब्ल्यू। तो यहाँ से एम और डब्ल्यू का रेशियो निकालेंगे, तो एम और डब्ल्यू का रेशियो निकालेंगे तो 5:1 आ रहा है। क्या आ रहा है? 5:1। आई थिंक एम और डब्ल्यू का रेशियो निकालें, कार्य क्षमता का निकालें तो 5:1 आ गया, यानी मेल और वुमेन्स का रेशियो है 5:1 आ गया। क्लियर है। और हम लोग क्या करें, इसी के रिगार्डिंग ये जो आप लोग जो वैल्यू था इसमें पुट करें। देखिए 16 करें, जहाँ मेल है तो मेल का यहाँ पे कितना था? 5 था, तो हम लोग यहाँ पे कर दिए 5। ठीक है। गुना आप लोग को 8 था, 8 कर दें बराबर। यहाँ पे आप लोग को बोल रहा था 10 महिलाएं, तो 10 से 10 महिलाएं का क्षमता कितना था? 1 था। कितना दिन के लिए करा तो हम लोग एक्स मान लेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे 16 × 80, 80 को आप लोग क्या यहाँ पे कुछ कट रहा क्या? यहाँ से अगर नहीं होता, देखिए ये 10 का पहाड़ में
5 का पावर में 10 2 बार में आता है, यहाँ तक काट दें। 2 का पावर में 8 कितना 4 बार में, तो 8 चौके 32 सॉरी 16 चौके आगे 64। तो यहाँ के अकॉर्डिंग देखिएगा ना, पुट कीजिएगा तो एक्स का वैल्यू आप लोग के सामने 64 आएगा। क्या आएगा 64 है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 150 मीटर और 130 मीटर लंबी दो ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हुई 7.2 सेकेंड में एक दूसरे को पार करती है, तो दोनों ट्रेन की गतियों का योग प्रति घंटे कितना होगा। तो फ्रेंड्स इसके बारे में आप लोग को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले समय बोरा, तो आप लोग को क्या करना है, ये जो दोनों ऐड है, ये दोनों को सम कर देंगे, यानी 150 और 130 को ऐड करेंगे। सबसे पहले आप लोग को योग निकालना है, तो हम लोग को समय निकालना। समय बोरा क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल चार। तो यहाँ पे कुल दूरी देखिए 150 है प्लस 130 है, कुल दूरी बटा दूरी बटा, यहाँ पे आप लोग को अब यहाँ पे देखिए हम क्या बोलें, चाल में क्या होता है दूरी बटा समय, तो चाल निकाल कुल दूरी बटा कुल समय, तो समय लिखा 7.2 सेकेंड। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर ऐड किए होंगे तो आप लोग के सामने आएगा 280 आएगा, तो 280 बटा 7.2। अब इसको क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुना करेंगे। क्लियर है। तो 18 चौक 72 यानी 0.4 आ गया। अब इसको यहाँ से गुना करें, टोटल गुना करेंगे ना, तो 140 किलोमीटर पर आवर आएगा। क्या आएगा 140 किलोमीटर पर आवर आएगा। क्लियर है। तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर देखेंगे तो 140 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। 2 वर्ष के लिए 5% 5 प्रति वर्ष पर निवेशित राशि का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपये। तो अंतर ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स अगर अंतर आप लोग को निकालना है, सबसे पहले अंतर का फॉर्मूला होता है कि प्रिंसिपल लिखते हैं यहाँ पे रेट बाय 100, तो रेट बाय 100 का क्या करते हैं, होल स्क्वायर करते हैं। तो अंतर अगर आप लोग देखिएगा तो 15 लिख रहा है, 15 कर दें। पी आप लोगों को पी निकालना था तो पी रहने दें। आर का वैल्यू देखें तो 5 था, तो 5 गुना क्या करेंगे 5। अब यहाँ पे करेंगे 100 इंटू 100 कर देंगे। अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 का पावर में 100 कितना बार में 20 बार में आता है, फिर 5 का पावर में 100 कितना 20 बार में आता है। ठीक है। अब देखिए 20 को 20 से गुना किए 400 आ गया, 400 को 15 से गुना करेंगे तो आप लोग के सामने जो वैल्यू आएगा 6000 आएगा। तो यानी कि पी का जो वैल्यू आएगा टोटल रुपीज़ में आएगा 6000 आएगा। अगर ऑप्शन है तो आप लोग क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी 8000 में 200 केजी अनाज खरीदता है। परिवहन के दौरान इस अनाज का 4% हिस्सा नष्ट हो जाता है। 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसे शेष बचे अनाज को किस भाव में बेचना पड़ेगा। कुछ नहीं करना, देखिए टोटल 2 केजी है, 200 केजी, शेष 4% नष्ट हो गया तो शेष क्या बचा 96%। तो इसका 96% निकाल दीजिए ना, तो अगर आप लोग निकालेगा तो टोटल आ जाएगा, यानी यहाँ से गुना कीजिए तो 96 गुना ये, हाँ तो यहाँ से अगर आप लोग सॉल्व कीजिए तो 96 तो 6 दूनी 12 9 दिन 18 19, यानी कि 192 केजी आ रहा है। क्या रहा है 192 केजी। तो इस टाइप से यानी अनाज का शेष मात्रा है। क्लियर है। अब क्या करना है, 120% के लाभ के लिए चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 20% इन टोटली 8000 था ना, ये 8000 में 20% लाभ यानी 120 बटा क्या करेंगे 100 कर देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग कीजिए तो टोटल क्या आएगा 9600 आएगा। क्या आएगा 9600 आएगा। अब 9600 के हम लोग क्या करें, यहाँ पे प्रति कितना आया था 192 था, तो इससे भागा किया तो 50 पर केजी आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 छात्रों की एक कक्षा में औसत आयु 16 साल थे। जब 2 छात्रों ने कक्षा छोड़ी तो शेष छात्रों की औसत आयु 16.25 साल हो गए, तो छोड़ने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या होगी। सबसे पहले देखिए 10 छात्रों की औसत आयु कितना था 16 था, तो टोटल करेंगे तो 160 साल हो गए। आई होप यहाँ तक तो क्लियर हुआ होगा। क्लियर है। अब क्या करेंगे 8 छात्रों की कुल आयु, तो 8 का अगर देखिएगा ना तो यहाँ पे 16.25 था, तो यहाँ से गुना करेंगे तो आप लोग का 130 साल आ गया। क्लियर है। अब क्या करेंगे छोड़ने वाले 2 छात्रों का है, तो दोनों का डिफरेंस लेंगे कितना आ रहा है, आई थिंक 30 साल आएगा। तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर हम लोग काफ़ी मोहब्बत से ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को खुद से कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलिए तो 56 क्वेश्चन हो चुका। देखिए इसमें वेन डायग्राम सरीसृप कछुआ मगरमच्छ। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ देखिए सरीसृप के अंतर्गत ही आप लोगों का कछुआ भी आता है मगरमच्छ भी आता है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। 40 संख्या प्राप्त करने के लिए किसके लिए संख्या 6.2/9 को किससे गुना किया जाना चाहिए। कुछ नहीं करना। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो देखिए 40 प्राप्त करना है को प्राप्त करने के लिए यानी 6 9 6 54 2 56, तो 56/9 को किससे गुना कीजिएगा, तो गुना एक्स कर दिए ना। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व कीजिएगा ना तो यहाँ पे टोटल अगर सॉल्व किया तो यहाँ पे आ जाएगा 45/7 आएगा। क्या आएगा 45/7 आएगा। पूर्णांक में लगेगा तो 6.3/7 आएगा। तो ऑप्शन कीजिएगा तो 6.3/7 यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। अब आ चुके साइंस का क्वेश्चन, देखते हैं क्या लिख रहा है। इसके बाद करंट अफेयर का होगा। एक सभागार में ध्वनि का परसिस्टेंस ध्वनि के प्रवर्तन के पुनरावृत्ति का परिणाम है, इसे क्या कहते हैं। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स अगर आप लोग हॉल में भी गए होंगे तो देखते हैं आवाज़ क्या होता है ना वो वहाँ पे थोड़ा सा
अनुवर्तन करता है तो उससे हम लोग बोलते हैं अनुरणन। क्या बोलते हैं? अनुरणन, यानी इसे इंग्लिश में रेजोनेंस कहते हैं। क्लियर है? तो याद रखिए सभागार में अनुरण होने के लिए श्रोता और श्रोता के बीच कम से कम इसका जो दूरी होना चाहिए वह 17 मीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 17 मीटर। और अनुरण की जो प्रक्रिया जो निर्भर करती है वह आवृत्ति पर निर्भर करती है। क्वेश्चन आता है किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति, यानी कि फ्रीक्वेंसी पर यह निर्भर करती है। क्लियर है? और प्रतिध्वनि को साफ साफ सुनने के लिए जरूरी है कि मूल ध्वनि और प्रवर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकेंड का अंतर जरूर होना चाहिए। क्लियर है? अपरिवर्तित आवाज को ही प्रतिध्वनि कहते हैं। आई होप आप लोगों को पढ़े होंगे। कोशिका की प्रकार अपशिष्ट। कोशिका की प्रकार अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकाओं को पचाकर, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, खराब हो चुके कोशिकाओं को पचाकर कोशिकाओं को साफ रखने में मदद करता है। तो अल्टीमेटली से बोलते हैं लाइसोसोम। क्या बोलते हैं? लाइसोसोम बोलते हैं। क्लियर है? तो लाइसोसोम कोशिका को एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तापन प्रणाली है जो किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकाओं को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है। क्लियर है? और इसी वजह से लाइसोसोम कोशिका को अपशिष्ट निपटाने वाला भाग भी कहते हैं। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसे आत्महत्या के थैले भी कहते हैं। वही माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्लियर है? चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो, तो प्लास्टिड क्या होता है आप लोग बताइएगा, प्लास्टिड क्या होता है। चलिए, राणा टिग्रिनिया किस वैज्ञानिक का नाम है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा राणा टिग्रिनिया जो था वह एशियाई मेढक का नाम है। क्या ये? एशियाई मेढक का नाम है। बातें करना चाहते हैं यहाँ पे ऑप्शन की भेड़िया का, तो भेड़िया का नाम होता है कैनिस लप्स होता है। क्या होता है? कैनिस लप्स होता है। वही बाघ की बात करना चाहते हैं तो बाघ तो मेरा माइंड में नहीं है, लेकिन मनुष्य का क्या होता है? होमो स्पेनिस होता है। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मात्रा का उपयोग किया था? तो याद रखिए ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किसी भी मात्रा का उपयोग नहीं किया था, यानी इसका किसी भी मात्रा का उपयोग नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ई को क्लिक करेंगे। सॉरी, इसका जो प्रयोग करते हैं डेसिबल का करते हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो हम लोग किसका करते हैं? डेसिबल का करते हैं। बातें करना चाहते हैं ऑप्शन के रिगार्डिंग, देखिए पास्कल, तो दाब को किससे मापते हैं? पास्कल से मापते हैं। क्यूरी, तो क्यूरी जो आप लोग का होता है आप लोग पढ़े भी होंगे काफ़ी अच्छे से, तो आप लोग को पता होगा रेडियो सक्रियता के लिए किसका मापते हैं? क्यूरी का मापते हैं, यानी ठीक है। और न्यूटन किसका होता है? फोर्स का होता है। क्लियर है? चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो नेक्स्ट लिख रहा नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सबसे पहले नीला थोथा का सूत्र मैं बताना चाहता हूँ। देखिए नीला थोथा को लोग बोलते हैं कॉपर सल्फेट। क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट। इसका सूत्र क्या होता है? CuSO4 होता है। तो वैसे आप लोग को बताना चाहते हैं नीला थोथा का जो सूत्र होता है कॉपर सल्फेट, इसका सूत्र होता है CuSO4 लिखते हैं। इसके साथ हम लिखते हैं 5H2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 5H2। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। क्लियर है? चलिए, वही बातें करना चाहते हैं। देखिए एक होता आप लोग का नीला तोता, एक होता ऑयल। चलिए इसके बारे में ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित तत्वों में से धात्विक गुणधर्म सही लिखे। तो यहाँ पे तत्वों का धात्विक गुणधर्म लिखना है। अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग प्रिडिक्ट पढ़े होंगे, तो आप लोग पढ़ेंगे बाएं से दाएं जाता है, बाएं से अगर दाएं जाता है तो धात्विक तत्व में घटता है, लेकिन अगर ऊपर से नीचे जाता है तो ये क्या होता है? बढ़ता है। तो देखिए सबसे ऊपर में क्या होता है? लिथियम होता है, उसके बाद आप लोग का सोडियम होता है, उसके बाद पोटेशियम होता है, रुबिडियम होता है, सीजियम। इसमें क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। क्लियर है? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना धात्विक गुणधर्मों का बढ़ते हुआ क्रम है। क्लियर है? याद रखिए तत्वों के धात्विक गुण वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? ये बढ़ता है। और वही आवर्त में बात करना चाहते हैं, तो देखिए आवर्त में अगर वह लेफ्ट से राइट जा रहा ना तो वह क्या होता है? घटता है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखेगा। वही बातें करना चाहते ऑस्मियम का, तो याद रखिए ऑस्मियम का घनत्व, यानी ऑस्मियम का जो घनत्व होता है सबसे अधिक होता है, यानी कि इसका डेंसिटी सबसे अधिक होता है। और सबसे कम जो आयनन जो क्षमता वह सीजियम का होता है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या रहा ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन शायद ये रहा, कौन सा मलेरिया परजीवी है? तो फ्रेंड्स अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं ना तो देखिए प्लाज्मोडियम। देखो प्लाज्मोडियम क्या होता है? एक मलेरिया परजीवी होता है। आई होप आप लोग पढ़े होंगे। क्लियर है? वही बातें करना चाहते हैं सैल्मोनिया। ये सब तो मेरा माइंड में नहीं है तो मैं बता देता। ठीक है? चलिए कालाजार का क्या होता है? तो लिस्मेनिया होता है, जिसे बालू मक्खी भी कहते हैं। क्लियर है? चलिए कांटेदार वनों और झाड़ियों की जलवायु परिस्थितियां निम्नलिखित में से किस पौधे की प्रजाति का सबसे आदर्श है? तो फ्रेंड इसे बोलते हैं यूफोवॉर्बिया का बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूफोवॉर्बिया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री पुरस्कार 2023 के लिए बिहार की कितनी हस्तियों को चुना गया था? तो याद रखिए इसमें कुल 3 लोगों को चुना गया था। कितना लोगों को? 3 लोगों को। ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई में पूछा गया था। तो याद रखिए पद्मश्री पुरस्कार के लिए सम्मानित बिहार के 3 हस्तियां थे। तीनों को मैं नाम रिकॉल कर, पहला थे सुभद्रा देवी। हाँ बिल्कुल, तो याद रखिए पहला थे सुभद्रा देवी, लिख देता हूँ। पहला था सुभद्रा देवी जो कि पेपर में सी कला मधुबनी के रहने वाली थी। सेकेंड थे अपना आनंद थे, यानी कि कौन थे? सेकेंड थे आनंद कुमार जो कि शिक्षा से संबंधित थे। और थर्ड थे कपिल देव। कौन थे ये? कपिल देव प्रसाद जो कि हस्तकरघा कपड़ा के लिए फेमस थे। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन,
विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय एथलीट है? तो अल्टीमेटली आप लोगों को पता भी होगा, नीरज चोपड़ा होगा। क्या होगा? नीरज चोपड़ा होगा। क्लियर है? आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगस्त 2023 में बुडापेस्ट यानी हंगरी में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने 88.17 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता था। क्लियर है? चलिए, सितंबर 2023 में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा स्वीकृत महिला आरक्षण विधेयक के तहत महिलाओं को लोकसभा एवं विधानसभा में 33% आरक्षण सीट का प्रावधान किया गया। यह संविधान संशोधन अधिनियम किसमें था? तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, यह किसमें आता है? 128वां में था। क्या था? 128वां था। अगेन आई रिपीट, सितंबर 2023 को केंद्रीय स्वीकृति कैबिनेट द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक के तहत महिलाओं को लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में 33% आरक्षण सीट का प्रावधान किया गया, जो कि यह जो आप लोग का संविधान संशोधन विधेयक था वह 128वां था। क्लियर है? और याद रखिए, यह महिला आरक्षण बिल को नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता था? तो याद होगा आप लोग को, फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर जीता था। तो राइट आंसर होगा स्पेन ने जीता था। क्लियर है? और याद रखें, फीफा 2023 का जो वर्ल्ड कप जो हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था। आई होप आप लोग पढ़े भी होंगे, अच्छे से पता होगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था। क्लियर है? चलिए, और वही फ्रेंड्स, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन भारत के उड़ीसा राज्य में हुआ था। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखेगा। चलिए, और फीफा विश्व कप 2022 का विजेता कौन बना था? तो अर्जेंटीना बना था। किसको हराया था? तो कतर को हराया था। ये भी क्वेश्चन पूछा था, अर्जेंटीना जीता था। किसको हराया था? तो कतर को। ये सारे क्वेश्चन पूछा था। क्लियर है? चलिए, ये आप लोग का 40 क्वेश्चन जो सारे ये के लिए सिमिलर थे। अब आ चुके मैथ्स का क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन मैथ्स बताऊंगा। ठीक है? यदि किसी त्रिभुज की माध्यिका उसके आधार पर लंब है तो त्रिभुज कैसा होगा? देखिए, सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बनाए। देखिए, एक त्रिभुज है ये, तो मान लो एक त्रिभुज है, ए है आपका, ये बी है, ये सी है। तो देखिए, इसका माध्यिका के आधार पर लंब है, यानी कि इस पर लंब है। तो आप लोग को पता है, जब भी लंब रहता है फ्रेंड तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि ये दोनों बराबर होते नहीं है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बनाएगा। तो आंसर अगर करिएगा तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, बातें करना चाहते समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप लोग को पता होगा, b/4 करते हैं, √4a² माइनस b² करते हैं। इस फार्मूला को याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त जिसका केंद्र O है की परिधि पर 3 बिंदु A C B इस प्रकार है कि एंगल AOB बराबर 140 डिग्री है, तो एंगल ACB का वैल्यू क्या होगा? देखिए, सबसे पहले आप लोग को एक सर्कल को ड्रॉ करना है। इसका सेंटर क्या है? तो फ्रेंड्स अगर आप लोग देखिए, इसका सेंटर आप लोग के सामने O लिख रहा है। क्लियर है? अब क्या लिख रहा? AOB। तो देखिए, AOB तो A है, O है, ये B है, तो AOB का वैल्यू कितना लिख रहा है? 140 डिग्री। क्लियर है? आप लोग को मैं बताया था, देखिए यहाँ पे आप लोग को C को शो करना है, यहाँ पे C लिख रहा, अब यहाँ पे आप लोग को D शो कर रहा है। क्लियर है? मैं आप लोग को बताता है कि अगर आप लोग को ADB यानी जो सेंटर पे एंगल होता है, देखिए अगेन आई रिपीट, ध्यान दीजिए, जो सेंटर पे जो एंगल होता है ना, वह पेरीमीटर का दुगना होता है, यानी कि जो इसका जो पेरीमीटर का जो पार्ट होता है उसका हाफ होता है। यानी अगर आप लोग निकाले एंगल ADB, तो अगर एंगल ADB का वैल्यू निकालेगा ना, तो 140 का हाफ कर कितना डिग्री आएगा? 70 डिग्री। तो फ्रेंड्स याद है, ये वैल्यू कितना डिग्री? 70 डिग्री। क्लियर है? क्योंकि एक ही चाप से परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। क्लियर है? अब देखिए, अगर आप लोग देखिए तो चक्रीय चतुर्भुज बन गया, यानी ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज बन गया। चक्रीय चतुर्भुज आमने सामने के एंगल का सम क्या होता है? 180। तो ये 70 है, तो यहाँ का एंगल क्या होगा? 180 में से 70 को घटा दीजिएगा तो क्या आएगा? 110 डिग्री। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग को क्वेश्चन क्या लिखा है? एंगल ACB, तो एंगल ACB का जो वैल्यू आएगा 110 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 110। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे तो ऑप्शन नंबर C को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर देंगे। आई होप मजा आ गया होगा। क्लियर है? चलिए, के निम्न का समीकरण क्या होगा? तो इसमें के का मान निकालना है। सबसे पहले देखिए, कोई हल नहीं है, तो यहाँ पे लिख रहा है कोई हल नहीं है। तो याद रखिए, कोई हल नहीं है का सिंपल इक्वेशन होता है, आप लोगों को पता होगा, A1/A2 इक्वल टू क्या होता है? B1/B2 होता है, यानी दोनों इक्वल होता है। तो इसमें लिखिए, तो इसका वैल्यू 1 है, इसका कॉन्स्टेंट वैल्यू के है, B1 का कॉन्स्टेंट वैल्यू -1 है, इसका वैल्यू -4 है। तो यहाँ से अगर आप लोग के का वैल्यू निकालते हैं तो अल्टीमेटली के का वैल्यू निकालिए तो 4 होगा। तो इसका राइट आंसर देखिए तो 4 होगा। तो ऑप्शन है क्या? बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर A को क्लिक कर देंगे। आई होप मजा आ गया होगा। क्लियर है? चलिए, ये क्वेश्चन है काफ़ी लल्लू वाला क्वेश्चन, आप लोग बना लिए होंगे। देखिए यहाँ पे लिख रहा है 2, फिर 2 पर पावर x है, 256 लिख रहा है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो आप लोग क्या कीजिए, देखिए 2 है, फिर आप लोग तोड़ने का प्रयास कीजिएगा। देखिए 2 है,
फिर यहाँ पे 2 है, फिर 2 है, ये x है। अब 256 को अगर तोड़िए ना, 2 बेस लेना है और इसका पावर लेना है, तो 2 पर पावर 8 लिखा तो 256 आ जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। क्लियर है। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे अगर कीजिएगा ना, तो ये लास्ट से लेते हैं। तो देखिए 2 पर पावर x, तो 2 पर पावर x का अगर वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे 2 पर पावर 8 है, तो यहाँ पे अगर लिखिए तो क्या आएगा? 2 पर पावर 3 के रूप में आएगा ना ये। तो यहाँ पे देखिएगा तो 3 के रूप में आएगा। क्या आएगा? 3 के रूप में आएगा। तो और भी अगर इसको निकालेगा तो लॉग के टर्म में ले लेगा। ये क्या लेगा? लॉग के टर्म में ले लेगा। अब इसके अकॉर्डिंग कीजिएगा तो log 3/log 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन में तो नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। तो ऑप्शन में उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रही है। देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इस सेट्स का क्वेश्चन है। इफ़ देखिए नंबर ऑफ ए बराबर 20, नंबर ऑफ बी बराबर 27 एंड नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 है, देन फाइंड नंबर ऑफ ए यूनियन बी। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़े होंगे सेट्स का फॉर्मूला होता है, देखिए नंबर ऑफ ए यूनियन बी। तो आप लोग पढ़े होंगे तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ ए, देखिए मैं लिख देता हूँ, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। अब इसके अकॉर्डिंग बनाइए। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालना था, तो नंबर ऑफ ए का वैल्यू 20 है, नंबर ऑफ बी का वैल्यू 27 है, और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या लिख रहा है? 5, यानी कि 0 कर दीजिए। तो यहाँ पे जोड़ दीजिए तो क्या आएगा? 47। 5 मीन्स होता है 0, तो यहाँ पे टोटल ऐड कीजिएगा तो 47 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए यदि 8 इंटू 2 पर पावर x का वैल्यू 5 पर पावर 0 है, तो x का मान ज्ञात करना है। कुछ भी नहीं करना फ्रेंड्स। अगर इसमें आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो एक काम कीजिए ना, देखिए x है ना, 2 पर पावर 3 यानी कि 8 हो गया। फिर देखिए 2 पर पावर x है, अब 5 पर पावर 0, किसी का पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है। क्लियर। अब आप लोग को x का वैल्यू निकालना है, तो इसके अकॉर्डिंग निकालेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 पर पावर x रहने दीजिए, ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे क्या आएगा? डिवाइड में है, तो यानी 2 पर पावर 3 होगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग कीजिएगा तो देखिए 2 पर पावर x है, इसके अकॉर्डिंग और क्या, तो 2 पर पावर -3 होगा। अब x का वैल्यू देखिए तो -3 होगा, तो यहाँ पे x का अगर वैल्यू निकालिए तो -3 होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेगा ना, तो -3, यानी ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। 85, 49, 37, 56 तथा x का समांतर माध्य 50 है, तो x का माध्य निकालना है। तो फ्रेंड देखिए अरिथमेटिक मीन का वैल्यू क्या लिख रहा है आप लोग का? 50 लिख रहा है। इसके लिए फार्मूला होता है सारे का सम के, यानी 85 प्लस क्या करेंगे 49 प्लस 37 प्लस क्या लिखा 56, और लास्टली क्या करेंगे x। अब टोटल सम बाय कुल संख्या देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे। अब इसका वैल्यू अल्टीमेटली देख रहे थे 50, तो यहाँ पे जोड़िए तो 227 प्लस x करेंगे। क्लियर है। इसको 5 से डिवाइड कीजिए। अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो 50 को 5 से गुना कीजिए तो 250, 250 में से 227 को हटाएंगे तो 23 बचेगा। तो राइट आंसर करेंगे तो 23 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिएगा। 0.01 का वर्गमूल क्या होगा? देखिए अगर आप लोग इस टाइप्स का क्वेश्चन है तो देखिए 0.01 का वर्गमूल निकालना। तो इस पॉइंट्स को अगर हटा देते हैं तो वर्गमूल यानी 100 कर दिए। अब यहाँ पे वर्गमूल तो 1 का 1 होता है, 10 का 100 का क्या होता है? 10 होता है। इसको पॉइंट्स में लाएंगे तो 0.1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए बेस को आप लोग इक्वल कीजिएगा। तो देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो यहाँ 2 पर पावर 2 कर दीजिएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या कीजिए x प्लस वाई बराबर यहाँ पे देखिए 1, तो यहाँ पे 2 पर पावर 0 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता ना। अब यहाँ पे आप लोग सॉल्व किया तो यहाँ 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर क्या लिखिएगा? 0। देन आप लोग का सेकेंड वाले में भी क्या करना है? देखिए सिंपल क्वेश्चन है ये। तो 4 पर पावर 1 कीजिए। देखिए यहाँ पे 4 है ना, ये x माइनस वाई है, हम क्या करते हैं 4 पर पावर 1 कर देते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग कीजिए तो x माइनस 1 का वैल्यू क्या लिखिए? 1। अब यहाँ से अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो काफ़ी अच्छे से अगर सॉल्व कीजिएगा ना तो x का वैल्यू एक आएगा 1/2 और एक आएगा y का वैल्यू -1/2। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिएगा तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए देखिए एक 35 सेंटीमीटर अर्धव्यास के वृत्त में एक चाप केंद्र पर 72 डिग्री का कोण बनाता है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना। सबसे पहले फ्रेंड्स यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को पता होगा, θ/360 डिग्री होता है, यानी θ/360 देंगे। अब यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना, तो क्षेत्रफल क्या होता है πr²। थीटा का वैल्यू देखिए तो 72 है, अब यहाँ पे 360 कर देंगे। क्लियर है। पाई का वैल्यू क्या होता है? अल्टीमेटली पता 22/7 होता है। आर का वैल्यू कितना लिख रहा था? तो देखिए 35 सेंटीमीटर, तो हम लोग क्या करेंगे 35 को डबल टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 72 के पहाड़ा में 360 आता है 5 बार में, 5 का पहाड़ा में 35 आता है 7 में, 7 7 कैंसिल, तो 22 को केवल 35 से गुना किया तो 777 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो राइट आंसर करेंगे तो 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 56 मीटर है, इसके साथ साथ बाहर की ओर
7 मीटर चौड़ी सड़क है, तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करना, कुछ भी नहीं करना फ्रेंड, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले अगर आप लोग देखिए तो आप लोग का ये है, अब इसके देखिए 56 है, मान लीजिए ये सड़क है, क्लियर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका त्रिज्या 56 दे रहा है, आई होप क्लियर हुआ होगा, क्लियर है। अब इसके बाहर और लिख रहा 7 मीटर चौड़ा, तो यानी ये जो हम एक्स्ट्रा खींचे हैं, देखिए अगेन आई रिपीट, तो फ्रेंड्स यहाँ से लेके यहाँ तक जो होने यार, देखिए यहाँ से यहाँ तक जो चौड़ाई लिख रहा, इसका वैल्यू कितना लिख रहा है, ये 7 मीटर लिख रहा है, क्लियर है। अब बोला सड़क का क्षेत्रफल निकालना। सबसे पहले देखिए छोटे वाला वृत्त का त्रिज्या तो हो गया 56 हो गया, लेकिन बड़े वाला के लिए जाएंगे तो यहाँ से आप लोग केंद्र से यहाँ जाएंगे तो 56 + 7 कितना हो गया, टोटल 63 हो गया। बड़ा का क्या हो गया, 63 हो गया, और छोटा का 56 हो गया। अब इसका क्षेत्रफल निकालना सड़क का, तो हम लोग क्या करेंगे, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, यानी सेकेंडरी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई इंटू बड़ा r² माइनस छोटा r² करेंगे, यानी बड़ा रेडियस है तो पाई का वैल्यू आप लोगों को पता है 22/7 होता है, बड़ा r यानी 63। तो देखिए a² माइनस b² का a + b इंटू माइनस बी करेंगे तो 63 + 56 आगे करेंगे, 63 + 56 करेंगे तो 63 + 56 कीजिए, फिर दोनों का डिफरेंस लीजिए, तो 63 + 56 होता है 119, फिर दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 7 आएगा। अब देखिए 7 7 कैंसिल, तो हम लोग क्या करेंगे, 22 को 119 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2618 आएगा तो टोटल आंसर देखा तो 2618 मीटर स्क्वायर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे, क्लियर है, आप ही मजा आ गया होगा। 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर विकर्ण वाले समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। देखिए आप लोग को समचतुर्भुज बनाना, तो हम लोग देखिए समचतुर्भुज बनाइए, यानी कि सारे साइड्स को इक्वल रखिएगा, क्लियर है। अब देखिए 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर वाला विकर्ण है, तो फ्रेंड्स यहाँ से कीजिएगा, ये 8 है, आप लोग को पता है 2 इक्वल पार्ट्स में करता है, तो 8 का आधा क्या होता है 4, तो ये भी 4 रहेगा। 6 है तो 3 3 3 कर देंगे, क्लियर है। अब देखिए यहाँ से करेंगे ट्रिपलेट आ रहा था 3 4, तो यहाँ पे क्या आ गया 5, तो ये भी क्या रहेगा 5, ये भी क्या रहेगा 5, ये भी 5, क्योंकि समचतुर्भुज है, इसके सारे भुजा क्या होगा बराबर। अब इसका परिमाप निकालना था, 5 को क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 20 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स राइट आंसर कीजिएगा तो 20 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर देंगे। कौन सी एक अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका अधिकतम गुणनखंड 2 होता है, यानी कि फ्रेंड जिसका मैक्सिमम जो गुणनखंड होता है 2 होता है। तो देखिए 317, तो 317 कौन से एक अभाज्य संख्या, तो ऑप्शन 317 भी है, 313 भी है, और आप लोग का 817 भी है, तो उपयोग में 1 से अधिक हो जाएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वृत्त की जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर और वृत्त के केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आप लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप लोग एक वृत्त बनाइए, क्लियर है। अब लिखा है यदि एक वृत्त की जीवा 16 सेंटीमीटर में है, यदि यह वृत्त के केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, देखिए मान लीजिए केंद्र है ये, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लीजिए कितना दे रहा है 15, अब देखिए यानी यहाँ से यहाँ 15 दे रहा, अब ये तो परपेंडिकुलर होता है, टोटल 16 सेंटीमीटर लंबाई दे रहा, तो यहाँ 8 करेंगे, ये भी 8 करेंगे। अब देखिए हम लोग को निकालना रेडियस, तो 8 15 17, यानी इसका रेडियस ट्रिपलेट करने से 17 आ रहा, तो फ्रेंड्स राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे, यानी 17 सेंटीमीटर, क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, देखिए काफ़ी अच्छे से मैं बताने का जो मेरे पास नॉलेज है मैं पूरे का पूरे दे रहा हूँ। इसमें सबसे बड़ी या सबसे छोटी भिन्न का अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले 6/7 को अगर डिवाइड किया तो 0.85 आएगा, क्लियर है। देन 8/9 को कीजिए तो आई थिंक आपका आएगा 0.88 आएगा, क्लियर है। देन 9/10 का करेंगे तो सबसे ईजी 0.9 आएगा, और 7/8 को कीजिए तो 0.87 आएगा। अब देखिए सबसे बड़ी कौन है, तो अल्टीमेटली का देखिए तो सबसे बड़ी कौन है 0.9 है, तो 0.9 कर देंगे, ठीक है, माइनस सॉरी यहाँ पे इसका बेस में लेना, तो 0.9 का मेन वैल्यू अगर देखिए तो 9/10 था, और सबसे छोटा है तो 6/7 है, ठीक है। अब ये दोनों का डिफरेंस लिया तो 3/70 आएगा, क्या आएगा 3/70। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। किसी भिन्न का अंश इसके हर से 2 कम है, यदि अंश में 2 घटाया जाए हर में 2 जोड़ दिया जाए तो नए भिन्न 1/3 होता है। तो मूल भिन्न ज्ञात करना, कुछ नहीं करना फ्रेंड, क्या लिखा है किसी भिन्न का अंश उसके हर से 2 कम है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए माना कि कोई हर, तो हर मान लो x है, तो इसका अंश क्या होगा, इसमें 2 कम कर दिए, यहाँ तक समझ आ गया। अब बोला यदि अंश में 2 घटा दिया जाए और हर में 2 जोड़ दिया है तो नया भिन्न क्या हो रहा है 1/3, अब तो समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा ना तो देखिए x का वैल्यू आएगा 7, तो आप लोग को आंसर हर निकालिए तो नया भिन्न जो आएगा 5/7 आ जाएगा, देख लीजिए 5/7 आ जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी को क्लिक कर देंगे, इसको सॉल्व कीजिएगा। मैं अगर बताता हूँ ना तो सबसे पहले इसमें आप लोग वैल्यू पुट कर दिए, देखिए मान लीजिए कि देखिए ए के यहाँ पे कुछ नहीं पता तो आप लोग 0 मान लीजिए, बी के यहाँ पे कुछ है तो 1 मान लीजिए, और सी के यहाँ पे कुछ नहीं तो आप लोग
2 मान लीजिए। अब पुट कीजिए, देखिए ए को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए बी के पे 1 माने और सी के पे 2, तो 2 में से 0 घटाएंगे 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, प्लस सी के पे 2 है, फिर 0 में से 1 घटाएगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, यानी 2 ही रहेगा, प्लस यहाँ पे कीजिएगा तो 0 है क्योंकि ए का वैल्यू 0 माने हैं, तो 4 तो 6 आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे 6। तो अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में किस में पुट करने पे, यानी ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 2 पुट करने पर 0 आता है। कितना लाए थे अभी हम, 6 लाए थे शायद। तो देखिए पहला में a प्लस 0, तो यहाँ पे तो ए का वैल्यू 0 था, 0 देखिए b का वैल्यू 1 माने थे, तो यहाँ पे तो 1 आ गया। फिर b प्लस सी यानी क्या, 1 और 2 कितना होता है, 1 और 2 यानी 3 हो गया। अब यहाँ पे c प्लस है, तो c का वैल्यू क्या माने थे, तो 2 माने थे, 2 और 0 क्या हो गया, 2 ही रहेगा ना। तो देखिए 3 दूनी 6, तो पहला ऑप्शन सेटिस्फाइड कर दिया, तो ऑप्शन नंबर ए को ही क्लिक कर सकते हैं। इस टाइप्स के क्वेश्चन में इसी टाइप से आप लोग यूज कीजिएगा, ठीक है। यदि एक 8 मीटर लंबाई वाले शंकु का वक्री सतह का क्षेत्रफल 60 पाई मीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन क्या होगा। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसका वक्री सतह का क्षेत्रफल क्या लिखा, 60 पाई है। तो फ्रेंड्स आप लोग को पता है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्र क्या होता है, पाई आर एल, तो यहाँ पे लिखेंगे पाई आर एल। तो पाई आर एल का वैल्यू लिखा 60 पाई। आई होप क्लियर हो गया, ये पाई को हम कैंसिल कर दिए, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए आर एल, तो एल आर, यहाँ सबसे पहले एल निकाले, तो एल का वैल्यू निकालिए तो 60 बाई क्या आ गया, आर आ गया, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, इसका हाइट का वैल्यू 8 सेंटीमीटर दिया है, क्लियर है। तो हम लोग को पता है एल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का वैल्यू होता है एच स्क्वायर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग सॉल्व किए, देखिए मैं लिख देता हूँ, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए एल का वैल्यू अभी आप लोग के सामने क्या आता था, 60/L था। तो यहाँ पे क्या कर, इसी के अकॉर्डिंग आप लोग पुट कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए 60 बटा क्या बोले थे अभी, 60/R लाए, तो 60/R का होल स्क्वायर कर देंगे, यहाँ माइनस आर स्क्वायर करेंगे, और एच का वैल्यू 8 था, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो एल का अगर देखिएगा ना, तो वैल्यू आ जाएगा आप लोग को 10 आ जाएगा, और आर का वैल्यू अगर निकालेगा तो 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग आप लोग को पुट करना है, तो इसका आयतन क्या, तो 1/3 पाई आर। देखिए आंसर पाई में लिखा, तो पाई रहने देंगे आर, तो आर का वैल्यू 6 था, तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया, और एच का वैल्यू कितना लाए थे, तो एच का वैल्यू आप लोग के सामने भी कितना दिया था, 8 दिया था, 8 रहने देंगे। सॉल्व कर लिए, 3 का पारा में 36 कितना बना, 12, तो 12 ठीक कितना होता है, 96, तो 96 पाई मीटर स्क्वायर इज द राइट क्यूब होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो 96 पाई होगा। देखिए आयतन का यूनिट होता है क्यूब, तो इसलिए क्यूब पे ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग खुद से बताइएगा, क्लियर। थेल्स थ्योरम का कंसेप्ट है। चलिए बराबर, ये क्वेश्चन ही आप लोग को इग्नोर कर रहा है, तो इसको हटाइए, 90 पता ही नहीं चल रहा। नेक्स्ट, यदि तब, ये भी क्वेश्चन तो लफड़ा लिख रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का क्या लिख रहा है मान, तो यहाँ भी 91 का ही क्वेश्चन लग रहा है स्किप किया, यदि तब, तो यहाँ भी देख रहे हैं स्किप किया हुआ, तो इस क्वेश्चन को आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन जब गलत है तो इसके बारे में कुछ कहना नहीं है, के का मान ज्ञात करना है यदि ये समांतर श्रेणी में। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग को जब भी समांतर श्रेणी में इस टाइप्स का क्वेश्चन दिया रहता है, के का मान निकालने के लिए बोलता ना, तो आप लोग क्या कीजिए, इसका फार्मूला होता है, देखिए मान लें इसको ए मान लेंगे शुरू वालों को, सेकंड को बी मान लेंगे, और थर्ड को सी मान लेंगे। तो समांतर श्रेणी में रहेगा तो बी बराबर क्या कीजिए ना, ए प्लस सी कीजिए, क्या कीजिएगा, ए प्लस सी कर लीजिएगा। तो आई थिंक देखिए, तो अगर आता है तो काफ़ी अच्छी बात है, ए प्लस सी देखिए, तो अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। देखिए तो b का वैल्यू क्या लिख रहा है, 2k-1, अब a प्लस सी, तो 2k और 3k क्या आ गया, 5 क्या आ गया, प्लस 4 और 1 क्या आ गया, 5। अब यहाँ पे देखिए 2k में से 5k गया तो -3k बचा, बराबर 5 और ये 6 आ गया। तो यहाँ पे अगर k का वैल्यू देखिएगा तो यहाँ पे तो 6 यानी कि -2 बच रहा है, -2, जो कि मुझे लग रहा है ये गलत है, तो इसका मैं मेरे माइंड से स्किप कर गया। समांतर श्रेणी में जब भी इक्वल रहता, ठीक है, 3 टाइप में रहता ना, तो इसके लिए हम लोग क्या करते, इसका शायद डी मैं भूल गया हूँ, इसके लिए होता, रुके मैं निकाल ही देता, एक और काम कीजिए, सारा अंतर निकालिए, तो इसके लिए होता है T2 माइनस T1 बराबर क्या किए, T3 माइनस T2 कर दीजिए। तो इस टाइप से कीजिएगा ना, तो के का वैल्यू देखिए तो -7 आएगा, क्या आएगा, -7 आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कीजिए तो -7 आएगा, देख लीजिएगा, क्लियर है। चलिए, नहीं तो आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग पुट भी कर सकते हैं। किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग क्या होता है, याद रखिए, किसी भी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का जो योग होता है हमेशा, देखिए आप लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स प्लस, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट्स का जो सम होता है वो हमेशा 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे, क्लियर है।
चलिए देखिए लॉगरिथम का क्वेश्चन आ गया। तो लॉगरिथम 81/243 लिख रहा, तो इसको लिखने का तरीका लॉग लिख देंगे। सबसे पहले 81 को क्या लिखेगा, 3 पर पावर 4 लिखिएगा ना। अब यहाँ पे 243, तो 243 को लिखने के लिए आप क्या लिखिएगा फ्रेंड, 3 पर पावर क्या लिखिएगा, 5 लिखिएगा। अब आप लोग पढ़े होंगे रूल से, तो यहाँ पे क्या कीजिए 5/4 कीजिएगा, ठीक है। लॉगरिथम करेंगे 3 पर पावर 3 कीजिएगा, तो देखिए हम 5/4 कर देंगे। आप लोग को पता होगा लॉगरिथम 3 पर पावर 3 का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ पे 5/4 आएगा, तो 5/4 को भागा दे तो 1.25 आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अगर फॉर्मूला पढ़े हैं तो इजी लग रहा होगा, नहीं पढ़े हैं तो बहुत टफ लग रहा होगा। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से बताइएगा। एक समूह में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:6 है। यदि 4 और लड़के समूह में शामिल होगा, 3 लड़कियां समूह छोड़ देती है, तो लड़कों का अनुपात 4:3 होता है। तो इसमें तो इजी है, देखिए 7x था कर देंगे, 4 ऐड हो रहा है तो 4 ऐड कर देंगे, फिर 6x था, इसमें 3 को घटा देंगे, बराबर क्या करेंगे 4:3। तो यहाँ पे अगर कीजिएगा ना तो x का वैल्यू 8 आ गया। क्लियर है। तो पूरा प्रारंभिक संख्या कितनी है, तो 7 से कितना होता है 13, तो 13 को हम लोग क्या करेंगे 8 से गुना करेंगे, तो 13 ठीक क्या होता है 104 होता है। तो फ्रेंड्स अगर देखिएगा राइट आंसर होगा 104, यानी 104 इज द राइट आंसर। किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर पर एक वर्ष में के उन चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर 88.80 है, तब ब्याज के छमाही और वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज किया जाता है। उस धनराशि का उस ब्याज की दर पर 1/2/3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो इसके लिए अगर आप लोग बनाते हैं, सबसे पहले देखिए जब भी यहाँ पे देखिए छमाही लिख रहा है यानी अर्धवार्षिक बोलता तो जो आप लोग का रेट होता है उसको हाफ करे, तो 10 का आधा क्या हो गया 5% हो गया, और टाइम को हमेशा दुगुना करे, तो 1 साल का दुगुना किया तो 2 वर्ष आ गया। क्लियर है। अब CI निकालेगा ना तो आप लोग को पता रामबाण फार्मूला का यूज करना पड़ेगा, यानी 5 + 5 कीजिए, प्लस यहाँ पे क्या कीजिए 5 × 5 बाय क्या कीजिए 100। तो यहाँ पे अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 10.25 आएगा, क्या आएगा 10.25% आएगा। अब देखिए दोनों अंतर, एक यहाँ पे लिख रहा है आप लोग का 10.25 लिख रहा, अब यहाँ पे एक था 10%, दोनों का अंतर कितने के बराबर लिख रहा था 88.80 के बराबर लिख रहा। तो यहाँ पे लिखिएगा ना तो 0.25, तो 0.25 का अंतर आएगा 88.80 का। तो यहाँ से अगर कीजिएगा ना टोटल 1% का जो वैल्यू आएगा 355 लिख देता हूँ, 355.2 आएगा। अब आप लोगों को क्या निकालना था, साधारण ब्याज निकाला था PRT/100, तो यहाँ पे लिखिएगा तो इसके अकॉर्डिंग कीजिएगा तो देखिए 355.2 है ये। अब यहाँ पे RT कीजिएगा तो यहाँ पे 10 था और यहाँ पे 3 एकम 3 तो 5/3 कीजिएगा, बस सॉल्व करिए तो 5,920 रुपये आएगा। ये क्वेश्चन आप लोग का ईजी था, ऑप्शन नंबर C को क्लिक करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। देखिए A की आय B की आय से 60% कम है, तो मान ली A है आपका, ये B है। सबसे पहले B का कुछ नहीं पता तो हम 100 मारेंगे, इससे 60% कम है तो अल्टीमेटली क्या होगा 40 होगा। रेशियो में निकालेगा तो 2:5। फिर बोला A का व्यय B के व्यय से 60% के बराबर है। यदि A की आय B के वाई के 70% के बराबर है तो A की बचत क्या होगा। देखिए यहाँ तक तो सही है, फिर लिख रहा है A का व्यय B के व्यय के 60% के बराबर है। तो देखिए A का व्यय B के व्यय करें, B के व्यय 100 है, अब इसका 60% के बराबर यानी 60 हो गया। ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे लिख रहा है तो A बराबर है, तो A का आय B के व्यय के 70% के बराबर है, तो यहाँ पे 70% के बराबर है, यानी कि यहाँ पे ये करना तो बचत में चलना, तो यहाँ पे 70 इसको थोड़ा सा रुकिए यहाँ पे दिखाता हूँ, रुकिए इस क्वेश्चन को, यहाँ बन तो गया 2:15 तो आ गया ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर C को क्लिक कर देंगे। चलिए ये क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा है, चलिए इस चीज़ को मैं बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए A और B क्या लिख रहा है फ्रेंड, देखिए A और B एक साथ काम करते हुए किसी कार्य को D दिनों में पूरा कर सकते हैं। अकेले A उसी कार्य को पूरा करने में 8 + D दिन लगाते हैं, वही B 18 + D दिन लगाते हैं। A 4 दिनों तक काम करता है, शेष कार्य को पूरा करने में अकेले B द्वारा लगाया गया समय क्या होगा। देखिए जब भी इस टाइप से बोलता है क्वेश्चन ना, तो देखिए सबसे पहले सूत्र आप लोग को पता हो, देखिए A का वैल्यू क्या लिख रहा है, तो अल्टीमेटली आप लोग को पता 8 + 8 D लिख रहा था। B के लिए देखिए तो 18 + 8 D लिख रहा था। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को A + B का निकालना, तो ये आप लोग का D दिन होगा। तो देखिए सूत्र होता है D के लिए निकालेगा ना तो अधिक गुना अधिक, तो पहला के लिए 18 लिख रहा था, सेकंड के लिए 8 लिखा, दोनों को गुना कीजिएगा तो 144 आएगा। तो 144 का वर्गमूल क्या होता है 12 होता है, तो यहाँ पर 12 आ रहा है। क्लियर है। अब देखिए क्या लिखा है, A 4 दिन में काम करता है, तो फ्रेंड्स इसके अकॉर्डिंग कीजिएगा तो देखिए आप लोग का A आ रहा है, एक यहाँ पे B आ रहा, तो देखिए समय निकालेगा तो इसका जो है आप लोग का 20 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 20 दिन आ जाएगा। और भाई इसका निकालिए तो टोटल कितना आएगा 30 दिन आएगा। कैसे लिए देखिए 12 को ऐड किए तो 12 + 8 कितना हो गया 20, A के लिए हो गया। अब इसमें 18 + 12 यानी 30 आ गया। इसका रेशियो निकालेगा इन क्षमता तो उतर जाता 3:2 आ गया। अब यहाँ पे टोटल कार्य कितना था, दोनों कैल्शियम निकालें तो 60 आएगा, कितना आएगा 60 आएगा। अब इसके अकॉर्डिंग करिए, अब टोटल बोला समय कितना होगा, तो समय के लिए क्या कीजिए ना, देखिए टोटल कार्य कितना था 60 था, ठीक है, माइनस तो आप लोग का B का बोला तो B का 4 और इसका कितना आया था क्षमता 3 आया था,
तो 4 गुना 3, इसका ओवरऑल कितना था 2 था, तो यहाँ से सॉल्व किया था 24 डेज आएगा। क्या आएगा 24 डेज। तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर 24 नहीं है तो ऑप्शन नंबर ई को क्लिक करें, क्योंकि इसका राइट आंसर आएगा 24 डेज आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बताइए क्या आंसर आ रहा है, क्लियर है, क्योंकि इजी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा स्पीड करके चक्कर में छोड़ दे रहा हूँ। चलिए ये सारे क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, आई होप आप लोग बना सकते हैं। तो उसी प्रकार आप लोग को 101 है, फिर देखिए 101 क्वेश्चन में इजी है, आप लोग देख सकते हैं 102 क्वेश्चन, तो 102 क्वेश्चन को आप लोग फार्मूला बेस्ड बना सकते हैं। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी का फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी। देखिए इसका फार्मूला अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा। देखिए इसका फार्मूला था ए प्लस बी प्लस सी लिखिएगा, फिर ब्रैकेट कीजिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स कीजिएगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए, आई होप आप लोग पढ़े होंगे तो काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं, क्लियर है। देख लीजिए थोड़ा कुछ समय आप लोगों को मैं खुद दे रहा हूँ ताकि आप लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। तो ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन, कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब देखता हूँ और भी कुछ क्वेश्चन होगा तो मैं आप लोगों को जरूर बताने का प्रयास करूंगा। देखिए अब आ चुका है साइंस का क्वेश्चन में, देखते हैं साइंस का क्वेश्चन कैसा है। जूल में मापी गई कार्य की मात्रा जो विद्युत परिपथ में एक स्थान से दूसरे स्थान पर विद्युत आवेश की एक इकाई के स्थानांतरण द्वारा पूरी की जाती है उसे क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स उसे बोलते हैं एक स्थान से, देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर विद्युत आवेश के स्थानांतरण द्वारा नहीं है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बोले तो इसे बोलते हैं विद्युत विभवांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत विभवांतर बोलते हैं, क्लियर है। तो हमेशा याद रखिए विद्युत विभवांतर का फॉर्मूला था भी, तो भी का फॉर्मूला था डब्ल्यू बाई क्या होता है क्यू होता है। अब देखिए क्यू का फॉर्मूला भी इसका निकालता है, तो वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है जूल, और आवेश का क्या होता है कूलम, तो जूल प्रति कूलम को ही क्या बोलते हैं, तो वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्ट। तो ये भी लिख सकते हैं जूल प्रति कूलम को क्या बोलते हैं, तो वोल्ट बोलते हैं, क्लियर है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, क्लियर है। चलिए बातें करना चाहते हैं हम लोग विभवांतर का, तो फ्रेंड विभवांतर को जो मापता है उससे बोलते हैं वोल्ट मीटर। वही प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू होता है वी बाई आई होता है। क्या होता है, आर इक्वल टू वी बाई, यानी कि वोल्ट पर एम्पियर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। इसका ऐसा ही मात्रा होता है ओम। देखिए ये विभवांतर कैसे मतलब क्या होता है वोल्ट, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, तो वोल्ट पर एम्पियर को हम लोग क्या बोलते हैं, ओम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओम भी बोलते हैं, क्लियर है। अब बात कर रहे हैं विद्युत प्रवाह, तो आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है आई बराबर होता है क्यू बाई टी होता है। क्या होता है, क्यू बाई टी। इसका यूनिट अगर कीजिएगा ना तो एम्पियर होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, एम्पियर होता है। चलिए कूलम पर सेकेंड को एम्पियर कहते हैं। एस ए एन स्थान होता है, तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा आपकी बॉडी के देखिए एस ए एन का फुल फॉर्म आगे जाने, देखिए एस ए एन का फुल फॉर्म होता है सीनोट्रियल नोड, जो कि दाएं अलिंद के ऊपरी दाएं कोने पे होती है, तो यहाँ पे उनमें से कोई नहीं होगा, क्लियर है। और ये जो भाग होता है फ्रेंड्स आप लोग का हर्ट्स का होता है, क्लियर। इसे किसका पार्ट होता है, हर्ट्स का होता है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा आयन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रचुर होता है, यानी कौन सा आयन में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रचुर मात्रा होती है। तो इसमें अगर देखा ना तो इसमें मैग्नीशियम सोडियम पोटेशियम, तो इसमें अगर देखा ना तो वैसा कुछ नहीं, क्योंकि ये जो होता है आप लोगों का कैल्शियम होता है। किसमें होता है, ये कैल्शियम होता है, क्योंकि हमारे मांसपेशियों में क्या होता है, कैल्शियम होता है। तो ऑप्शन नंबर ई को क्लिक कर देंगे। पास डिस्टलिस को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिए पास डिस्टली को हम लोग बोलते हैं पूर्वकाल पिट्यूटरी। क्या बोलते हैं, पूर्वकाल पिट्यूटरी बोलते हैं। साइंस का क्वेश्चन इसका जो है ना इस टाइप्स का कभी नहीं आएगा पेपर में, मैं अभी खुद पढ़ा रहा हूँ, खुद मैं बोल रहा हूँ। आँख की मध्य परत को क्या कहते हैं, तो याद रखिए आँख के मध्य परत को आप लोग देखें तो कोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोराइड बोलते हैं, क्लियर है। मैं आप लोगों को बताया था नेत्र गोलक 3 परतों से घिरा होता है। सबसे बाहरी यानी सबसे बाहरी जो परत होता है उसको बोलते हैं श्वेत पटल, सबसे बाहरी पटल को क्या बोलते हैं, श्वेत पटल बोलते हैं। सेकेंड जो होता है उसे क्या बोलते हैं, मध्य कोराइड। क्या बोलते हैं, कोराइड बोलता है। थर्ड को सबसे बाहरी जो भाग होता है उसे बोलते हैं रेटिना, और किसी वस्तु का प्रतीक रेटिना पे ही बनता है, क्लियर है। देखिए कोराइड क्या होता है, आंखों के पोषण प्रदान करने के लिए रक्त वाहिकाओं में भरपूर होता है, जो नीले रंग का होता है। और फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन आता है कि मानव के आंख का व्यास कितना होता है, लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखिएगा। चलिए कौन से वर्ग अपनी समानता के बढ़ते क्रम में, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिए ना, तो ऑप्शन नंबर सी किंगडम जीनस विशिष्ट विश्लेषण होगा, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। सबसे पहले इसमें आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए एक होता है किंगडम, फिर होता है आप लोगों का फाइलम, फिर होता है वर्ग होता है, फिर ऑर्डर परिवार जीनस प्रजातियाँ होता है, क्लियर है। और प्राणी वर्गीकरण में सबसे बड़ा जो भाग होता है वह संघ होता है, सबसे छोटा क्या होता है, प्रजाति होता है, क्लियर है। और आर्थ्रोपोडा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह होता है। और याद रखें विटेकर द्वारा पाँच किंगडम वर्गीकरण में प्रोटोजोआ समूह शामिल नहीं था।
ये संरचना बताना है। तो ये फ्रेंड्स आप लोग को पता है, ये जो आप लोग को जो भाग देख रहे हैं ये सेल का पार्ट्स है। तो सेल के कहाँ का है पता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। किसका, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। क्लियर है। तो फ्रेंड्स इसकी झिल्ली देखिए जो फॉस्फोलिपिड बाइलेपर पे है, जो कि फ्रेंड्स ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। क्लियर है। चलिए देखिए, पौधों की झाड़ियों, जड़ी बूटियों और पेड़ों के रूप में वर्गीकृत करने का तरीका किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है आप लोगों का कृत्रिम वर्गीकरण। किसके अंतर्गत आता है? कृत्रिम वर्गीकरण। कौन सा अनुवांशिक विकार है? तो अनुवांशिक के बारे में बात करना चाहते हैं तो मैस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है। कर्णपट झिल्ली को और किस नाम से आता है? तो फ्रेंड्स याद है, कर्णपट झिल्ली को और किस नाम से आता है? तो याद रखिए ईयर ड्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईयर ड्रम बोलते हैं। याद रखिए कर्णपट झिल्ली को ईयर ड्रम के नाम से आता है। यह बाहरी कान का एक हिस्सा जो बाहरी श्रवण मार्ग का श्रवण नहर के अंत में स्थित होता है। क्लियर, इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखिएगा। और कान में कुल 3 प्रकार की अस्थियां होती है। एक होता है मैलियस होता है, फिर इनकस होता है और अस्टेपिज होता है। अस्टेपिज मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है और सबसे छोटी हड्डी भी होती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के जैव संश्लेषण चरण के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें अगर देखिए ना, यह कार्बन डाइऑक्साइड और पानी पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही है। यह प्रकाश प्रतिक्रिया के उत्पादों पर निर्भर करता है, ये भी सही है। यह एटीपी और एनएडीएच का उपयोग करता है, ये गलत है फ्रेंड। यह एटीपी और एनएडीएच का प्रयोग नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करें, जो कि गलत दिया हुआ है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन को मैं अभी इग्नोर कर रहा हूँ। किस चर में एसएचएम स्थिर चरम स्थिति का शून्य मान होता है? तो हमेशा याद है वेग में होता है। क्या होता है? वेग में होता है। चलिए इसमें आप लोग को बताना है, देखिए आदर्श गैस इक्वेशन। तो अल्टीमेटली आप लोग को मैं बताना, आदर्श गैस इक्वेशन क्या होता है? पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। क्या होता है? एनआरटी होता है। तो एक आदर्श गैस होता है, 2 वास्तविक गैस होता है। इस चीज़ को भी आप लोग इग्नोर कीजिए, सब क्वेश्चन को। ये सारे जो क्वेश्चन जो है ना आप लोग के पेपर में एक भी लायक नहीं है, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ। विरोध नहीं करता हूँ, मैं इग्नोर कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन ठीक, एक कैलोरी की परिभाषा दे। तो याद रखिए एक कैलोरी जो होता है ना, देखिए 160 mmHg पर 1 ग्राम पानी का आयतन, इस सारे को क्लिक कर लीजिए। ठीक है। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरी होती है, वही वसा में 9 किलो कैलोरी होता है। कैलोरी एक कैलोरी का वैल्यू जो होता है 4.1 जूल होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। पेट्रोल इंजन में नॉर्किंग कैसे उत्पन्न होता है? तो अल्टीमेटली आप लोग को पता है इंजन में सहज दहन के कारण होता है ये। अर्ध पारगाम्य झिल्ली चरणगाम्य झिल्ली जो घुले हुए हैं को गुजरने में अनुमति नहीं देता है। तो इसका राइट आंसर होगा विलय। किसको होता है? ये विलय को होता है ये। हैबर प्रक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक की पहचान करें। तो याद रखें हैबर प्रक्रिया में ना बैरिक हिमाइड मैलेडियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और हैबर विधि के द्वारा अमोनिया का निर्माण होता है। याद रखिए अमोनिया का निर्माण किससे होता है? हैबर विधि। और अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3 होता है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए उस तरंग की आवृत्ति क्या होगी जिसके तरंगदैर्घ्य 10 नैनोमीटर है? तो अल्टीमेटली आप लोग को पढ़े भी होंगे तो आप लोग को पता होगा। देखिए लैम्डा, तो लैम्डा 10 नैनोमीटर, 10 लेंगे, 1 नैनोमीटर का वैल्यू क्या होता है? 10 पर पावर 9 होता है। यहाँ पे मीटर में बदलेंगे, तो मीटर में अगर बदलेगा तो यहाँ पे सिंपल में 0.1 इंटू 10 टू पावर क्या करेंगे? 9 मीटर लिखेंगे। क्लियर है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग को पता है सी का फॉर्मूला क्या होता है? एन इंटू लैम्डा होता है। तो हम लोग को एन का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे एन का अगर वैल्यू निकालेगा तो हम लोग क्या करें? एन इक्वल टू सी बाय लैम्डा करेंगे। तो सी का वैल्यू क्या होता है? 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। लैम्डा का वैल्यू देखिए तो 0.1 इंटू 10 टू पावर क्या होता है? 9 होता है। यहाँ से सॉल्व किया तो 3 हर्ट्स आएगा। क्या आएगा? 3 हर्ट्स आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करिए तो 3 हर्ट्स इज द राइट आंसर। कॉस्टिक सोडा और बुझा हुआ चूना एक साथ किसके रूप में जाने जाते हैं? तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम जाने जाएंगे कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा का फार्मूला होता है NaOH होता है। क्लियर है। अब बुझा हुआ चूना, तो बुझा हुआ चूना का फार्मूला आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो इसका होता है CaOH का होल 2 होता है। तो एक साथ अगर मिलाते हैं तो सब लोग बोलते हैं सोडा चूना। क्या बोलते हैं? सोडा चूना। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे, सोडा चूना कहते हैं। क्लियर है। बातें करना चाहते हैं यहाँ पे धोने का सोडा। तो धोने का सोडा का फार्मूला क्या होता है? Na2 देख लीजिए, NO2 CO3 इंटू 10H2 होता है। ये आप लोग का धोवन सोडा का सूत्र होता है। कॉस्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है? NaOH होता है। क्लियर है। चलिए और जिप्सम का सूत्र भी याद करिए, CSO4 2H2 होता है। उसी पर ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2 होता है। भारी जल का D2 होता है। शुष्क बर्फ का होता है CO2 होता है। मार्स गैस का CH4 होता है। कौन सा तत्व गैस नहीं है? देखिए कैल्शियम आप लोग का गैस नहीं है, तो कैल्शियम आप लोग का गैस नहीं है। तो पहला क्लिक कर दीजिए, ऑक्सीजन गैस है, पारा भी गैस है। पारा भी गैस नहीं होता, पारा भी गैस नहीं होता। यानी ए और सी यानी कि उपयोग में एक से अधिक हो जाएगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा
कैल्शियम और पारा आप लोग का गैस नहीं है, तो ये सब तत्व है, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। क्लियर है। देखिए कुल कुल 11 तत्व ऐसे होते हैं जो गैस में पाए जाते हैं। पहला आप लोग का हाइड्रोजन होता है, फिर आप लोग का नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, Cl लिख दिए, ठीक है। हीलियम होता है, उसके बाद नियॉन होता है, उसके बाद आर्गन होता है, फिर क्रिप्टॉन होता है, फिर जीनॉन होता है, फिर आप लोग का आई थिंक रेडॉन भी होता है, ठीक है, और क्रिप्टॉन। ये सारे 11 जो तत्व है ना, ये आप लोग का क्या होते हैं, तो ये आप लोग का तत्व गैस अवस्था में होता है। क्लियर है। चलिए बस कुछ क्वेश्चन और देख लीजिए इसको, इस चीज़ को भी स्किप मैं कर रहा हूँ। देखिए वह बड़ी मात्रा औद्योगिक कचरे को नष्ट करने के लिए अपनाई जाने वाली विधि कौन सी है, तो इसके लिए अगर कीजिएगा ना तो 136 का राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नैनोमीटर, देखिए नैनो मटेरियल वे सामग्री जिसका कम से कम एक आयाम कितने में कम मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर 100 नैनोमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अनुचुंबकीय पदार्थ कब प्रतिचुंबकीय बन जाता है, तो हमेशा याद रखें एक अनुचुंबकीय पदार्थ क्रांतिक तापमान से नीचे प्रतिचुंबकीय बन जाता है। यानी क्रांतिक यानी कि जो क्रिटिकल एंगल होता है उसके टेम्परेचर से अगर नीचे आता है तो वह बन जाता है, यानी क्रांतिक तापमान से नीचे आता है। क्लियर है। इसके क्यूरी तापमान बोलते हैं। इस चीज़ को आप लोग पढ़े होंगे। इसका फॉर्मूला आई थिंक पढ़ेंगे, आई टू H/T होता है, आई बराबर टू H/T होता है। चलिए मुख्य अक्ष दो अपवर्तक सतहों को कहाँ काटता है, तो ये हमेशा याद रखें अग्र और पिछला शीर्ष में काटता है। ये जब हम अपने दाएं हाथों को हैंडल बार पर रखकर एक मोड़ पर साइकिल चलाते तो आरोपित होती है, तो हमेशा क्या आरोपित होता है, बल युग में, यानी कि टॉर्क लगता है। क्लियर है। बल युग में लगता है, इसे कपल बोलते हैं, सॉरी कपल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बनाइएगा, किसी पिंड पर गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान से 4 गुना हो जाती है तो नया संवेग क्या होगा। हमेशा याद रखें संवेग जो होता है ना, इसके लिए फॉर्मूला आप लोग पढ़ोगे तो पी, तो पीच का 2 लिखते होंगे आप लोग, 2m के लिखते होंगे, तो यहाँ पे आप लोग पढ़ोगे पीच डॉक्यूमेंट √k होता है। क्लियर है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग बनाइएगा तो देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, P1/P2 किए होंगे, P1/P2 क्या किए होंगे, √K1/K2 लिखे होंगे। क्लियर है। अब इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो P1/P2 अगर आप लोग करते हैं अभी नहीं, तो यहाँ पे कीजिए तो यहाँ पे K1 आएगा, यहाँ पे क्या लिखा 4 गुना, तो यहाँ 4 K1 कर, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कीजिए तो P2 का वैल्यू जब आएगा ना तो 2P1 आएगा, यानी कि 2 गुना हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन था, तो आप लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 गुना कहाँ पे लिखा, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। किसी पदार्थ की क्षमता उष्मा क्षमता अनंत होती है, इसका क्या अर्थ होती है, तो फ्रेंड इसका अर्थ होता है तापमान में कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। आप लोग पढ़े होंगे थर्मोडायनेमिक्स का नियम, तो सीच का क्या क्यूज का C∆T होता है। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आप लोगों के सामने लास्ट क्वेश्चन है शायद ये, आरएनए टेम्पलेट पर डीएनए के संश्लेषण में कौन सा एंजाइम शामिल होता है, तो हमेशा याद रखिए आरएनए टेम्पलेट पर डीएनए के संश्लेषण में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन शामिल होता है, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन शामिल होता है। आप लोग देखे होंगे जब कोरोना वायरस आया था तो एक RT-PCR का टेस्ट चल रहा था, यानी RT-PCR, तो वो ही था, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कुछ था इसी तरफ से था। क्लियर है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। क्लियर है। चलिए बातें करना चाहते हैं आप, कुछ वैसा है नहीं। चलिए संपूर्ण कोशिका चक्र का कितना समय इंटरफेज द्वारा व्यतीत होता है, तो इसके लिए जो संपूर्ण होता है 95% होता है। क्या होता है, 95% होता है। जब केंद्र की बात जाती है तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका के बीच क्या अंतर होता है, तो हमेशा याद रखें यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली से घिरा नाभिक होता है जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये आप लोग को बोला कौन सा अक्षर गलत है, तो इसके अकॉर्डिंग देखिए ना, तो पी और आर आप लोग का गलत है, यानी ये पी और आर आप लोग का ये गलत है। देखिए एक मानक ईसीजी का, देखिए ये आप लोग का जो ना मानक ईसीजी का आप लोग का ये शो कर रहा है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ईसीजी में प्रत्येक शिखर को टी से टी तक एक अक्षर से पहचाना जाता है जो हृदय की वक्षित विद्युत गतिविधि को मिल खाता है। ये कौन सा न्यूरॉन का भाग नहीं है, तो अल्टीमेटली फ्रेंड देखिए आप लोगों को पता हो कोशिका शरीर भी भाग होता है, लेकिन लिग्रीन जो होता है न्यूरॉन्स का भाग नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। कौन सा जीव मल खाता है, तो कौन सा जीव मल खाता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा ना, तो गोबर बीटल। गोबर बीटल क्या होता है, गोबर बीटल क्या होता है, मल को खाता है। उस जीव को क्या कहा जाता है जो संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित करने में मदद करता है, तो अल्टीमेटली इससे बोलते हैं क्रिस्टॉन प्रजातियाँ। क्या बोलते हैं, क्रिस्टॉन प्रजातियाँ। लास्ट क्वेश्चन, इसको मैच करना है, यानी सूची 1 को सूची 2 से। देखिए आप लोगों को बताना चाहिए एस्बेस्टर धूल, तो एस्बेस्टर धूल हमेशा आप लोगों के लंग्स को प्रभावित करते हैं, फेफड़ा को। शीशा, तो शीशा आपको मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं, ऑप्शन 1 को करेंगे। पारा, तो पारा होता है हमेशा रक्त धाराओं को प्रभावित करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो करता है वो आप लोग का कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड आप लोग को जो करेगा वह
रक्त धाराएं को करेगा। क्लियर है। वही पारा की बात करना चाहते हैं उदर को करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। और फ्रेंड्स याद है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे तेजी से आपके ब्लड में घुलता है, इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये आप लोग के सामने 150 क्वेश्चन था, कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। देख सकते हैं आंसर, कहीं मिस्टेक हुआ होगा तो। और ये क्वेश्चन था और हमको देखना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं ये मैं हूँ, यानी कि अगर हम लोग को देखना चाहते हैं तो ये मैं हूँ। क्लियर है। चलिए तो फ्रेंड्स कैसा लगा हमारा क्लासेस को आप बताइएगा, और भी किसी चीज़ का अगर नीड होगा तो ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा। चलिए जाते जाते मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है। देखिए कदर करना सीखो, कदर करना सीखो, कोई बार बार वापस नहीं आता ज़िंदगी में। तो फ्रेंड्स ये आप लोग याद रखें, मेरे क्लास में आएगा, मैं आप लोग को मोटिवेशन कोट्स भी बताऊंगा और जो क्लास है वो सारी चीज़ को बताऊंगा। क्लियर है। चलिए थैंक यू सो मच। आप लोग क्लास कुछ कीजिए ना कीजिए, 40 क्वेश्चन जीके जीएस का देख लीजिएगा, मैथ्स का भी देख लीजिएगा, और 40 आप लोग का जो मैथ्स का क्वेश्चन इसको बस देख लीजिए। साइंस का क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि जिस टाइप से प्लेटफॉर्म बुक दिया उस टाइप से पूछा था, बहुत ही इंटरनली पूछ दे रहा। क्लियर है। तो चलिए थैंक यू सो मच, होप फॉर द बेस्ट।